बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल मोहब्बत की ज़मानत। मुसन्फ़ा सना सफ़ियान ख़ान। केस नंबर 7। वो लॉन्च में आकर सोफ़े पर बैठ गया था। चेहरा बिल्कुल स्पष्ट था, मुट्ठियों के पीछे वो अपने आप को रोक रहा था। क्या हुआ ऊन, वो नाराज़ है ना तुमसे? अन्ना भी इसके पास आकर बैठी थी। अन्ना भी, आपको मालूम है इनकी तकलीफ़ मुझे यहाँ महसूस हो रही है। इसने अपने दिल पर उंगली रखते हुए इन्हें अपने दर्द का एहसास दिला रहा था। सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने इसकी पुश्त थपथपाते हुए इसे तसल्ली दे रही थी। अन्ना भी, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं आपको आगा जान से ज़रूर मिलवाऊंगा। अन्ना भी नाराज़गी, गुस्सा और पुरानी बातों को दूर फेंक देते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। वो अन्ना भी को मनाने की कोशिश कर रहा था। मेरी जान, मैं तो कभी नाराज़ नहीं थी। हालात के तहत मुझे अपना आशियाना छोड़कर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन आज भी मुझे डर लग रहा है कि अगर इसे मालूम हो गया कि तो कहीं वो फिर से मेरी बच्ची पर हमला ना करवा दे। वो परेशानी से अपने खदशात ज़ाहिर कर रही थी। अन्ना भी, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप यहाँ हैं, मैं हवेली की तरह यहाँ की सिक्योरिटी सख्त रखूँगा। मैं अब तक कोई चांस नहीं लेना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। और जब तक खुद से राज़ी नहीं होती हमारे साथ रहने पर, तब तक हम यहाँ सिक्योरिटी सख्त रखेंगे। वो हमज़ा को अपने कंधों पर लिए अब उठ खड़ा हुआ था। इसकी बात सुनकर अन्ना भी पुरसकून अंदाज में मुस्कुराते हुए इसके साथ ही खड़ी हुई थी। चलता हूँ अम्मा। अन्ना भी, बाहर गार्ड खड़े हैं, आपको कोई भी मसला हो आप इन्हें बता सकती हैं। ये सभी लोग मेरे वफ़ादार हैं, आप अपना और इनका ख्याल रखिएगा। वो इनके सामने झुककर मोहब्बत वसूलते बाहर निकल गया था। सरदार साईं, आप छोटे साईं को मुझे दें। दीन मोहम्मद इसके साथ चलते हुए हमज़ा को इसकी लेने की तकोदो में था। दीन मोहम्मद, यहाँ की सिक्योरिटी सख्त रखो, मुझे कोई भी भूल चूक नहीं चाहिए। वो हमज़ा को गाड़ी में लेटाते हुए दीन मोहम्मद को समझा रहा था। जी सरदार साईं, आप परेशान ना हो, मैं सब कुछ देख लूँगा। वो साबत से सारे लाते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। वहाँ से वो लोग हवेली के लिए निकल गए थे। वो रोते रोते फर्श पर ही अनजाने कब सो गई थी। जिस्म के हर हिस्से में दर्द हो रहा था। आंखें खुलने से इनकारी हुई। इसे लग रहा था जैसे कोई पुकार रहा हो, लेकिन वो आंखें खोल कर देख नहीं पा रही थी। माँ, हम बच्चे, आंखें खोलो। या अल्लाह, ये बुखार में मुब्तला है, अब क्या करूँ? उनको बुलाती हूँ। अन्ना भी 2 बजे तहज्जुद के लिए उठी थी तो माहम को देखने के लिए रूम में दाखिल हुई, क्योंकि वो रात वाले वाक़े के बाद भूखी सो गई थी। वो जल्दी से उनको फ़ोन करने लगी थी। 10 मिनट बाद घर की बेल बजी थी। वो समझ गई थी कि वो आ चुका है। इसकी जल्दबाजी पर वो दिल से मुस्कुराई थी। अस्सलाम वालेकुम अन्ना भी, क्या हुआ, कैसी है वो मेन दरवाज़ा बंद करते हुए इसके रूम की तरफ बेताबी से बढ़ा था। नींद पूरी ना होने की वजह से आंखें लाल अंगारा थी, बाल माथे पर बिखरे हुए थे। बहुत हसास और जज्बाती भी है। इसने ये सब कुछ अपने सर ले लिया है, तभी तो बीमार हो गई है मेरी बच्ची। या फिर कल हमज़ा के साथ भागते हुए चोटें भी तो लगी थी। वो परेशानी से बड़बड़ाने के अंदाज में कहते हुए किचन की तरफ मुड़ गई थी। इनकी बात सुनकर उनके कदम कुछ पल के लिए थमे थे, फिर वो सर झटक रूम के दरवाजे पर पहुंच गया। अन्ना भी, आप बर्फ़ और रुमाल दे जाएं, मैं देखता हूँ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो इन्हें तसल्ली देकर रूम में दाखिल हुआ। इसकी नज़र अपने दुश्मन जाना को बेकरारी से ढूंढ रही थी, जो कि वहीं दरवाजे के करीब ही फर्श पर मुंह के बल लेटी थी। वो इसके करीब झुकते हुए कंधे से पकड़कर सीधा किया था। वो जो शॉल इसे लपेट कर दे गया था, वही शॉल इसके वजूद से लिपटी थी। गालों पर आंसुओं के निशान थे, जैसे वो रोते रोते सो गई हो। वो कितने ही पल इस चेहरे से नज़रें हटा ही नहीं पाया था। दिल बेतहाशा दर्द लिए बेकरार था। वो इसे अपने बाजुओं में नरमी से उठाए बेड पर लिटाकर चादर डालते हुए इसके करीब ही बैठ गया। इसका पूरा वजूद ही आग में जल रहा था। ये लो बेटा, मैं ज़रा तहज्जुद पढ़ लूँ। वो इसे बाउल में बर्फ़ के टुकड़े डालकर दे गई थी। वो इसकी पेशानी से बेतरतीब बालों को समेट कर इन्हें हटाते हुए पट्टी रखने लगा था। इसका चेहरा बुखार की शिद्दत से सुर्ख अंगारा हुआ था। आप अच्छे नहीं हैं, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो बुखार में ही सरगोशी नुमा आवाज़ में बड़बड़ाई थी। इसके हिलते होंठों देखकर वो हैरानगी से इसके करीब झुका था। इसके साफ शिकवे से पूरा आवाज़ ऊन के कानों तक पहुंचकर इसे एक बार फिर दर्द और अजियत में मुब्तला कर गई थी। हाँ मेरी सरदारनी साईं, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं कैसे बताऊँ कि आप दोनों के बगैर अधूरा था। कैसे बताऊँ कि आप इस दिल में बसती हैं और दिल के मकीनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो इसके हाथों को अपने मजबूत हाथों में बीचे इस पर मोहब्बत से अपने होंठ रखे थे, जैसे इसके हर लम्हे की अजियत का मदावा कर रहा हो। 1 घंटे की मेहनत कहीं जाकर इसके बुखार का जोर टूटा था, लेकिन इसकी बड़बड़ाहट में कोई कमी नहीं आई थी। बुखार कुछ कम हुआ। 3 बजे के करीब अन्ना भी अंदर दाखिल हुई होते हुए पूछ रही थी, पहले से कुछ कम है, लेकिन अगर कम नहीं हुआ तो हॉस्पिटल ले जाऊंगा। अन्ना भी मानो बुखार में बड़बड़ाती भी है क्या? वो इनके करीब आकर इसका अहवाल बताते के साथ ही काफ़ी संजीदगी से सवाल कर रहा था। हाँ हमेशा। और एक राज की बात बताऊं, ऐसे में वो सब कुछ सच बोलती है। मतलब जो दिल में होता है
وہی تم شوہر ہو اس کے، چاہو تو آج اس سے کچھ بھی پوچھ لو۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کی پیشانی چومتے ہوئے اس کو راز کی بات بتا کر نکل گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے بولنے کی آواز سن کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا سنگل بیڈ تھا جس پر پتلا سا میٹرس بچھا کر اس پر چادر لگی تھی۔ وہ اپنے سر کو ادھر ادھر پٹک رہی تھی، شاید سر میں درد بھی تھا۔ وہ اس کے سر کو تکیے سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ کر ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنے لگا۔ وہ مل گئے مجھے، لیکن بات نہیں کروں گی، اور اس کی سرگوشی نما آواز سن کر اپنے ہاتھ روکے تھے۔ کیوں بات نہیں کریں گی؟ اس نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال پوچھا تھا۔ کیونکہ ناراض ہوں میں۔ وہ اس کے سوال پر تھوڑی دیر بعد بولی تھی۔ اون بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں ناراض ہیں؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ میں ان کا ہمیشہ انتظار کرتی رہتی تھی کہ وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ شاید ماہم سکندر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے، اون عباس جعفری کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اس کی نم غمزدہ آواز سن کر ساکت ہوا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا اس کی ناراضگی اور غصے کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ کیا اون عباس جعفری ماہم سکندر کے لیے ضروری ہے؟ وہ اس کی پیشانی پر انگلی پھیرتے ہوئے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ سیکرٹ ہے میرا، آپ انہیں نہیں بتانا ورنہ وہ سر پر چڑھ جائیں گے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح منہ بگاڑتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اون اس کی اس ادا پر بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اسے چھپانے والی بات وہ اب اسی سے کرنے جا رہی تھی۔ بالکل سیکرٹ ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ وہ اسے یقین دہانی کرواتے اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ مجھے ان سے تو معلوم نہیں، لیکن اپنے نام کے ساتھ لگے ان کے نام سے بے تحاشا محبت ہے۔ ماہم اون جعفری، یہ نام میرے جینے کی وجہ ہے۔ میں اس نام کو کبھی ہٹنے نہیں دوں گی۔ اس کے لفظ اون عباس جعفری کے دل پر ٹھا کر کے لگے تھے۔ وہ کتنے ہی پل اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ وہ اب پرسکون سی آنکھیں بند کر کے سو گئی تھی۔ میں آپ کے اس سارے سوالوں کے جواب آپ کو ہوش و حواس میں دوں گی، تب دوں گا جب ہاں آپ نے مجھ تک پہنچنے کا راستہ خود بتایا ہے میری دھڑکن سائیں۔ اب آپ بس دکھانا کیسے خڑوس ظالم سردار اون عباس جعفری تک آپ کو پہنچنے پر مجبور کرتا ہوں۔ وہ اپنے ہونٹوں کو مسکراہٹ کے انداز میں ڈھلنے سے روک نہیں پایا تھا۔ وہ اس کے سر کو تکیے پر رکھتے جھک کر عقیدت سے اس کی پیشانی پر مہر ثبت کی تھی۔ پھر وہاں سے نکل کر وضو کر کے لانج میں ہی آ کر تہجد پڑھنے کے ساتھ ہی شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے۔ پھر فجر پڑھ کر وہیں سو گیا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو انا بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بھاری ہوتے سر کے ساتھ آنکھیں بامشکل کھولنے کی کوشش کی تھی۔ دی کیسی محسوس کر رہی ہے اب؟ اٹھ منہ ہاتھ دھو لے، دھو کر پہلے کچھ کھا لو، پھر دوا لینا ہوگا۔ وہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار کی شدت محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ اب پھر سے بڑھنے لگا تھا۔ انا بھی میں ٹھیک ہوں، دوا کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ابھی آپ دیکھنا میں کیسے اٹھ کر بیٹھتی ہوں۔ وہ جبراً مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں اپنی ٹھیک ہونے کی تسلی دے رہی تھی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ انا بھی میں انہیں دیکھ لوں گا، آپ دین محمد کے ساتھ آج اور ابھی شہر جا رہی ہیں اپنا مکمل چیک اپ کروانے کے لیے۔ میں کوئی انکار اس معاملے میں نہیں سنوں گا، اور جہاں تک رہی آپ کی بچی کے خیال کی بات، تو آپ کو وہ مجھ پر یقین ہونا ہے نا؟ شام تک انشاءاللہ یہ لڑتی جھگڑتی نظر آئیں گی آپ کو۔ وہ روم میں داخل ہوتے ہوئے انا بی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تسلی دی۔ وہ اپنی طرف حیرت انگیز نظروں سے دیکھتی اپنی دشمن جانہ کو نظر انداز کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ابھی اس نے تیسری جنگ عظیم شروع کر دینی ہے۔ اس لیے وہ انا بی کو ان کے روم کی طرف روانہ کر کے واپس مڑا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں داخل ہونے کی؟ وہ یہ صبح صبح یہاں کے سردار نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ منہ اٹھا کر کسی کے بھی گھر داخل ہونے کا؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر اسے گھورنے کے ساتھ فنکاری تھی۔ ہو سکتا ہے میں صبح کی بجائے رات میں ہی آیا ہوں۔ وہ ایک آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے وہیں دیوار سے ٹیک لگائے شاہانہ انداز میں کھڑا ہوا تھا۔ ماہم اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ایک ساحر ہے، وہ اسے دیکھے گی تو اس کے سحر میں جکڑ لی جائے گی۔ سردار اون عباس جعفری اس کے گریز کو دیکھ کر اپنی بے ساختہ آنے والی مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں میں بیچے دبانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اپنی آنکھوں کو مسکرانے سے وہ روک نہیں پایا تھا۔ کیا؟ وہ صدمے سے آنکھیں پھاڑے اس کی بات سن کر جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تھا، اس کی آنکھوں کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ اس کے سحر میں جکڑی گئی تھی۔ نظریں اس کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے پلٹنے سے انکاری ہوئی تھیں۔ سردار اون عباس جعفری اس کی نظروں کے ارتکاز کو خود پر مذوکرو دیکھ کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ اس طرح مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھیں گی تو وہ قول آپ کے ظالم کھڑوس سردار اون عباس جعفری سے آپ کو محبت کی بجائے عشق ہو جائے گا، جس سے بھی مجھے تو کوئی نقصان نہ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو بہت نقصان ہوگا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ماہم سکندر کے قریب جھک کر مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک مارتے ہوئے اسے اٹھا کر بٹھا دیا تھا۔ وہ اس کے سحر سے آزاد ہوتے حواس میں لوٹتے اس پر چیخ اٹھی تھی، آپ دور رہیں مجھ سے، اور خبردار میرے کمزور ہونے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کی آپ نے تو
वो उंगली उठाकर इस पर धाड़ उठी थी। चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हुआ था। तो क्या सरदारनी जी? वो इसे सवालिया नज़रों से देखते, इसकी बेखबरी का फ़ायदा उठाते झुककर इसके पैरों में चप्पल पहनाई थी। आप मुझे जानते नहीं हैं, मुझे कुश्ती आती है, मैं आपको धोबी के कपड़ों की तरह पछाड़ सकती हूँ। वो इसे झुककर चप्पलें पहनाते देखकर साकित हुई थी। इसकी नज़रें अब सामने बैठे इस खूबरू चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। आप फ़ायदा उठाने की बात करनी थी तो सुन लें आप कि इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ कभी गंदी नज़र नहीं डालते, और सरदार ऊन अब्बास जाफ़री जिस दिन अपने हिस्से पर ऐसी नज़र उठा गया ना, इसी दिन वो मर जाएगा, जी नहीं पाएगा वो। इसकी भारी गमगीर आवाज़ सुनकर माहम का दिल ज़ोर से धड़का था। वो अपने दिल की इस दगाबाजी पर ढपटते हुए, इससे नज़रें चुराते हुए उठकर खड़े होने की कोशिश की थी, लेकिन कमज़ोरी की वजह से वो लड़खड़ा कर ज़मीन बोस होती कि वह अपने सामने खड़े सरदार ऊन अब्बास जाफ़री के कंधे को दबोचते खुद को गिरने से बचा तो गई थी, लेकिन इसकी नज़रों से खुद को नहीं बचा पाई थी। मैंने तो अब कुछ नहीं किया, लेकिन लगता है कि सरदार ऊन अब्बास जाफ़री का फ़ायदा उठाने की कोशिश आप ज़रूर कर रही हैं। वो इसे सहारा देते हुए वाशरूम में ले जाकर स्टोर पर बिठाया था। वो इससे शर्मिंदगी की वजह से नज़रें चुराते हुए फ़र्श पर नज़रें मज़ोखरू कर दी थीं। ऊन इसे अपनी हरकत पर शर्मिंदा होते देख अपने होंठों को बीचे वाशरूम से बाहर निकल कर खड़ा हुआ था। 10 मिनट बाद फ्रेश होकर बाहर निकली थी। इसकी नज़रें अभी भी झुकी हुई थीं। ऊन अपने बाजुओं से पकड़कर सहारा देते बेड पर लाकर बिठाया था, खुद निकल कर बाहर चला गया था। माहम अपनी हरकत पर अपने आप को अभी तक कोस रही थी। 5 मिनट बाद वो हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए रूम में दाखिल होते इसके सामने बैठा था। माहम को इस तरह इसे अपनी जिम्मेदारी करते देखकर अजीब लगा था। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं जानती हूँ आप अपने गांव के लोगों के लिए एक बहुत अच्छे बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे सरदार साईं हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप क्या हैं। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, नहीं रहना मुझे यहाँ, मैं जाकर कोई और जॉब ढूंढूंगी। मैं आपसे और आपसे जुड़े लोगों से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। वो इसकी लाई गई ट्रे पर नज़रें मज़ोखरू किए इसे अपने इरादे से आगाह कर रही थी। वो बेबसी अपने दिल पर पत्थर रखकर दूर होने की बात कह रही थी, लेकिन वो ये सब किस दिल से कह रही थी ये इसके चेहरे से साफ ज़ाहिर हो रहा था। आप यहाँ आए अपनी मर्ज़ी से थीं, लेकिन जाएंगी सरदार ऊन अब्बास जाफ़री की मर्ज़ी से। आप एक कदम इस गांव से बाहर निकाल कर दिखाना सरदारनी साईं, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। वो धमकी आमेज़ आवाज़ में इसे अपने गुस्से से बेतहाशा सुरख आंखों से घूरते हुए इसे बावर कराने की कोशिश कर रहा था। क्या वो इसकी दस्तरस से कभी निकल नहीं सकती? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? वो इसके शोले निकलती आंखों को देखकर खौफजदा हुई। मैं धमकी देने के साथ बहुत कुछ कर भी सकता हूँ, इसकी मानी खेजी आवाज़ में कहा गया जुमला मोहम्मद सिकंदर की दुनिया को तहबाला कर गया था। जो करना है कर लें, मैं आपसे नहीं डरती। वो दबाबन इसे मुकाबला करते हुए अपने खौफ पर काबू पा चुकी थी। आप पहले मुकाबले की हिम्मत तो लाएं, फिर मुकाबला भी कर लेंगे। सरदार ऊन अब्बास जाफ़री बीमार और कमज़ोरों से मुकाबला नहीं करता। वो इसकी बीमारी की हालत पर चोट करते हुए ट्रे इसके पास खिसकाते हुए उठकर दवा लेकर आया था। वो गुस्से से हाँपने लगी थी। आंखें इसकी बात और तासुरात देखकर इसके बेख्तियार नम हुई थी। वह अपने आंसुओं को अपने अंदर उतारते हुए इसकी तंज़िया आवाज़ बर्दाश्त की थी। वो हाथ बढ़ाकर पराठा तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद कमज़ोरी की वजह से मुश्किल हो पा रहा था। जब वो इसे देखते पराठे को हिस्से में तकसीम करते हुए प्लेट में रखा था, वो बिना कुछ बोले 2-4 लुकमे जहर मार हलक के अंदर उतारते इसे दवा को रैपर से निकालते देखकर हवास बाख्ता हुई थी। चेहरे का रंग मुतरज़ हुआ था। मुझे चाय पीनी है। वो दवा पर नज़रें जमाए ज़र्द चेहरे के साथ उठने ही की कोशिश करने लगी थी। इसके अचानक बदले तासुरात देखकर अंदर से परेशान हुआ था। आप बैठे, मैं लेकर आता हूँ। इसे बिठाकर खुद बाहर निकल गया था। वो जो नौकरों की फ़ौज में रहते हुए रश्क भरी नज़रों से देखा जाता था, आज किसी के लिए भाग भाग कर काम कर रहा था। अगर कोई इसे देख लेता तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है इसके लिए। इसके बाहर जाते ही वो खुद को घसीटते हुए उठकर खड़ी हुई, इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। या अल्लाह, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ छुपूँ? वो पसीने से तर पेशानी को मसलते हुए छुपने की जगह तलाश करने लगी थी। फिर अचानक जहन में एक जगह समझ आई। वो जाकर इस जगह छुप गई थी। कंटिन्यू जारी है।